9वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 8 वीर भूमि पर कुछ दिन इसकी जानकारी लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले वीर भूमि पर कुछ दिन इस पाठ के जो लेखिका है रुक्मणी संगर, परिचय देखिए उनका। जन्म 1 सितंबर 1945 बुल्ढाना उत्तर प्रदेश। परिचय, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन इन्होंने किया है। इनकी कृतियां दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य विषय पर शोध प्रबंध इन्होंने लिखा है। अब गद्य संबंध लिखेंगे। यात्रा वर्णन, इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति, कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और आदि विविध स्थानों, वहाँ की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। तो छात्रों, वीरभूमि पर कुछ दिन यह पाठ यात्रा वर्णन पाठ है और लेखिका ने यहाँ पर यात्रा वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान का यहाँ पर वर्णन किया है। तो अब देखते हैं पाठ। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंचे। अब यहाँ से क्या है, यात्रा की शुरुआत हुई है, यात्रा शुरू हुई है। तो गाड़ी सब क्या है, तेज गति से बढ़ी और पहले वह भटिंडा, फिर हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंचे। यहाँ से मेड़ता पहुंचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए। कि यहाँ से हम क्या है, मेड़ता जगह है, वहां पर पहुंचे तो ऐसे दिखाई दिया कि जैसे हम क्या है, पंजाब के आसपास आ पहुंचे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां का जो वातावरण था, वहां का जो वर्णन था वो ऐसे, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे। पंजाब की तरह दिखाई दे रहा था। कहने का अर्थ यह है कि वहाँ पर खेत, हरियाली और जो पशुधन थे वो सब क्या है, पंजाब की तरह दिखाई दे रहे थे। इसलिए कहा गया है कि जब हम क्या है कि मेड़ता पहुंचे तो ऐसे लगा कि हम पंजाब के आसपास पहुंचे हैं। सायकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया और क्या है, शाम होते ही जो उनका गंतव्य स्टेशन यानी जहाँ किसी को जाना होता है उसे कहा जाता है गंतव्य यानी जहाँ किसी को जाना है। शाम होते होते क्या है, उन्हें कहाँ जाना था, तो उन्हें क्या है, जोधपुर जाना था। तो जोधपुर का स्टेशन आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। कह रहे लेकर कि आज का जो उनका पड़ाव था, मतलब उन्हें कहाँ रुकना था, आज
उन्हें क्या है जोधपुर में रुकना था, तो जोधपुर में आ गए। यूं भी सायंकाल हो चुका था और शाम हो गई थी। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहां रखकर थोड़ा तरोताजा हुए और जैसे क्या है जोधपुर स्टेशन आया, वहां पर हम क्या है शाम हो गई थी, उतरे और स्टेशन के पास ही हमें क्या है एक कमरा रूम मिल गया था और हमने क्या है अपना सामान वहां पर रखा और हम थोड़े से क्या है तरोताजा फ्रेश हो गए, क्योंकि जो थकान थी वो थकान मिटाने के लिए हम थोड़ा से तरोताजा हो गए। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े। क्या किया कि 12 दिसंबर को अल्पाहार यानी नाश्ता, तो 12 दिसंबर को उन्होंने क्या किया कि नाश्ता किया और उसके बाद उन्होंने क्या है एक ऑटो रिक्शा लिया और अपनी मंजिल उम्मेद भवन की ओर वे चल पड़े, जो रायका बाग क्षेत्र में स्थित है। जो ये उम्मेद भवन है यह क्या है जोधपुर में, जो रायका बाग है वहां पर स्थित यह उम्मेद भवन है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन, जो यह उम्मेद भवन है यह विश्व का सारी दुनिया में सबसे बड़ा विशालतम यानी सबसे बड़ा। तो जो ये उम्मेद भवन है यह विश्व में सबसे बड़ा भवन कहलाया जाता है। महाराज उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। ये जो महाराज है उम्मेद सिंह ने, जो उम्मेद सिंह के नाम से ही यहाँ पर इस भवन का नाम क्या है उम्मेद भवन रखा गया है। छीतर झील के पास होने से इसे छीतर भवन भी कहते हैं। और दूसरी विशेषता क्या है, दूसरा नाम इसका क्या है कि यह क्या है वहां पर एक छीतर नाम की एक क्या है झील है, जिस कारण इस भवन का नाम क्या है छीतर भवन भी पड़ गया है। अब इसके उम्मेद भवन के हमने देखा है कि दो नाम है। कौन कौन से नाम है? तो पहला नाम क्या है उम्मेद भवन। यह नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वहां के राजा कौन थे? उम्मेद सिंह थे, तो उनके नाम पर इस भवन का नाम क्या है उम्मेद भवन रखा गया। और दूसरी बात कि वहां पर क्या है एक छीतर नाम की झील है, इसलिए उस भवन का नाम क्या है छीतर भवन भी रखा गया है। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। किसके निर्माण में? इस उम्मेद भवन का निर्माण, उम्मेद भवन का जब निर्माण किया गया, इसे बनाया गया, तो इसे बनाने में क्या है 20 साल लगे। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। सज्जित यानी सजा हुआ। तो जो यह उम्मेद भवन है, इस उम्मेद भवन जो है वह अपनी भव्य उत्कृष्ट सज्जा से क्या है सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। किसमें? तो इस उम्मेद भवन में जो है ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति, हाँ, विलास यानी आनंद,
भवन में क्या है कि धन संपत्ति है, आनंद है और क्या है आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध हैं। वहां पर आमोद प्रमोद यानी मन बहला कि इस उम्मेद भवन में क्या है कि धन संपत्ति है, आनंद है, मन बहलाने के लिए सब कुछ है। वहां पर महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि अब जब ये अपनी यात्रा पर गए तो ये सबसे पहले कहां पर गए? सबसे पहले कहां पर गए? ये जोधपुर। हाँ, और जोधपुर में जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? तो उन्होंने उम्मेद भवन यह देखा और फिर उम्मेद भवन का यहाँ पर वर्णन किया है कि उम्मेद भवन एक क्या है? विश्व का सबसे बड़ा विशालतम भवन है और इस भवन में जो ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, आनंद है और मन बहलाने के बहुत सारे साधन यहाँ पर उपलब्ध है। अब उसके बाद क्या है कि जो ये उम्मेद भवन है, इस भवन के प्रवेश मतलब एंट्रेंस पर इसके क्या है? एक द्वारपाल तैनात, नियुक्त यानी तैनात किया है। द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। किसे? तो जो ये उम्मेद भवन है, इस उम्मेद भवन में जो 343 कमरों को क्या है होटल में उन्होंने क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है, एक भाग में क्या है उनके? हाँ, एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफी का एक कप एक व्यक्ति पर्यटक के लिए कम से कम 1000 रुपया खर्च। देखो कि जो ये 343 कमरों का होटल बना है इस उम्मेद भवन में, तो वहां पर एक क्या है? एक भाग में शाही परिवार रहता है और बाकी जो क्या है, जो होटल के यहाँ पर जो होटल में आते हैं, जो पर्यटक टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए क्या है? चाय या कॉफी का जो एक कप है उसकी कीमत क्या है? कम से कम 1000 रुपया, इतना खर्च। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकर कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, 1000 रुपये का खर्चा भी है तो इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। भूतल पर एक म्यूजियम बनाया गया है। जो इस महल का भूतल है, भूतल है जो अंडरग्राउंड है, वहां पर क्या है? एक सुंदर सा महल बनाया है। सॉरी, सुंदर सा एक वहां पर क्या है? म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें वहां के राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेकानेक जानकारियां चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई। जो इस उम्मेद भवन में जो भूतल है, अंडरग्राउंड में क्या है? एक म्यूजियम बनाया गया है और उस म्यूजियम में इन्होंने क्या किया है कि जो वहाँ के राजा हैं, उनके काम में आने वाले जो साधन हैं और लड़ाई में, युद्ध में आने वाले जो क्या है उनके साधन हैं, उन सभी चित्रों को क्या है इस म्यूजियम में रखा गया है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है और साथ ही साथ इस म्यूजियम में क्या है? जो ये भवन है, कौन सा भवन? तो उम्मेद भवन है। इस उम्मेद भवन का एक मॉडल यानी प्रतिकृति, एक प्रतिकृति भी क्या है उस म्यूजियम में रखी गई है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी। कि जो यहाँ का जो ये म्यूजियम था, ये म्यूजियम देखने में इतना सुंदर था और वहां से क्या है हमारी दृष्टि, हमारी नजर ही क्या है हट नहीं रही थी। उन सभी चीजों पर क्या है हमारी दृष्टि ऐसे
चिपक गई थी और ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे यह सचमुच में सब जीवित होगा, सजीव होगा। जो वहाँ पर क्या है मॉडल बना कर रखा था, जो लड़ाई में आने वाले जो साधन थे, जो प्रतिकृतियां थी, ये सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था उस भवन के अंदर कि जैसे कि क्या होगा, यह सचमुच का सजीव है। तो वहां से हमारी क्या है नजर बिल्कुल हट नहीं रही। जैसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था और ऐसे लग रहा था जैसे हमको क्या है यहाँ से जबरदस्ती अपनी नजर को क्या है हटाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। क्योंकि अब हमें क्या है अपने दूसरे गंतव्य यानी दूसरे स्टेशन की ओर, दूसरी जगह की ओर हमें क्या है अभी अपना प्रस्थान करना था, हम जाने वाले थे। इसलिए अब हमें क्या है उस म्यूजियम से अपनी नजर को हटानी ही पड़ी। गंतव्य था मंडोर गार्डन और अब हमारा अगला गंतव्य क्या था तो मंडोर गार्डन था। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। जो ये मंडोर गार्डन है तो ये मंडोर गार्डन क्या है कि वहाँ के जो मारवाड़ की जो पुरानी राजधानी थी मांडव्यपुर, वहाँ के नरेश ने राजा, वहाँ के राजाओं ने यह मंडोर गार्डन क्या है बनाया। मांडव्यपुर का ही अपभ्रंश रूप मंडोर है। जो ये मांडव्यपुर है जगह है, नाम है, तो उसका ही यह क्या है अपभ्रंश, उसका ही नाम क्या है दूसरा मंडोर यह नाम है। यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। और जो इस मंडोर गार्डन में भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया गया है वह मंदिर तो क्या है अति सुंदर है, उसकी उत्कृष्टता का कोई भी प्रमाण परिचय नहीं है। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ी नुमा उद्यान दर्शनीय है। इस उद्यान को, इस मंडोर गार्डन को जो बनाया गया है तो क्या किया है कि जो चट्टानें होती है इन चट्टानों को काट काट कर क्या है सीढ़ी नुमा मतलब सीढ़ियों की तरह यह क्या है मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। और यह क्या है टूरिस्ट के लिए एक दर्शनीय है। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत इसकी प्रहरी जान पड़ती है। इसमें क्या है एक रानी उद्यान है और इस रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली क्या है एक इमारत है जो इसकी क्या है प्रहरी मतलब द्वार दिखाई देता है। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं। इस रास्ते के दोनों ओर क्या बने हुए हैं जलाशय यानी तालाब। उद्यान में प्रवेश करते ही वहां के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा करते जान पड़ते हैं। कहाँ पर तो इस रानी उद्यान में, और इस रानी उद्यान के मार्ग में दोनों ओर क्या है तालाब है, जलाशय है। और जब क्या है इस रानी उद्यान में हम प्रवेश करते हैं, हम यानी पर्यटक टूरिस्ट जब क्या है यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो लोग क्या है हिंदी या राजस्थानी में क्या है लोकगीत प्रस्तुत करते हैं। उनका इन लोकगीतों का, इन गानों का गाना या प्रस्तुत करना कि जिसके कारण वह क्या है इन पर्यटकों से क्या है दक्षिणा मांगने की आकांक्षा उनके मन में रहती है। वे क्या सोचते हैं कि हम इस प्रकार से गीत गाकर लोगों का मनोरंजन करेंगे और लोग हमें क्या है कुछ पैसे देंगे। रानी उद्यान की बाईं ओर पहाड़ी की एक चट्टान पर वहां के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियां बनवाई। जो रानी उद्यान है इस रानी उद्यान के बाईं ओर की पहाड़ी की
एक चट्टान पर क्या है, वीरों ने देवताओं की क्या है, विशाल मूर्तियां बनाई है। चट्टान को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, उनकी वास्तुकला, उनकी कला देखो कैसी है कि उन लोगों ने क्या किया है कि जो चट्टानें हैं, चट्टानें तो कितनी बड़ी बड़ी होती है, तो इन बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर उन्होंने क्या किया है, देवताओं की मूर्तियां बनाई हैं। वह दृश्य अनुपम है। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। अब मंडोर गार्डन से क्या है, हम कहाँ पर जाने लगे, मंडोर गार्डन का हमने दृश्य देखा। इस मंडोर गार्डन के अंदर हमने किसको देखा, तो एक रानी उद्यान को देखा। और अब हम क्या है, जो मंडोर गार्डन का दृश्य था वो एक अभिभूत यानी चकित करने वाला। तो यह मंडोर गार्डन का जो दृश्य था, नजारा था, यह बड़ा चकित करने वाला था। और चकित करते हुए हम क्या है, मेहरानगढ़ की ओर बढ़ने लगे। अब मंडोर गार्डन से कहाँ बढ़े, मेहरानगढ़ की ओर, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा है। कौन गिरा है, तो ये मेहरानगढ़, यह क्या है कि 20 फीट से 120 फीट, शहर के मध्य में 400 फीट ऊंचाई, पहाड़ी से 20 फीट से 120 फीट इसकी दीवारें क्या है, ऊंची, और दीवार के परकोटे से यह घिरा है। परकोटे से मतलब उसके चारों ओर उसकी क्या है, दीवारें से घिरा है। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। किसका निर्माण, तो इस मेहरानगढ़ का निर्माण क्या है, 1459 में जो वहां के राजा थे जोधा, उन्होंने क्या है, इस मेहरानगढ़ का निर्माण किया था। उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियां बनाई गई हैं। उसका जो परकोटा है, परकोटा यानी गढ़ या किले की रक्षा करने के लिए बनाया गया जो घेरा होता है, मतलब एक प्रकार से दीवार, जो उस गढ़ की और क्या है, उस किले की रक्षा करने के लिए चारों ओर क्या है, दीवार बनाई जाती है, उसे कहा जाता है परकोटा। और उस बीच में हम क्या है, टहल भी सकते हैं। तो जगह जगह पर वहां पर क्या है, बुर्जियां बनी। इन किलों में भव्य प्रवेश द्वार, किन किलों में, तो इस मेहरानगढ़ किले में क्या है, जो प्रवेश द्वार थे, तो उन प्रवेश द्वारों के बारे में बताया है कि प्रवेश द्वार जयपोल, लोहपोल और फतेहपोल बने हैं। इसमें क्या है कि जो इनका प्रवेश द्वार है वो क्या है, जयपोल, लोहपोल और फतेहपोल बने हैं। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है। जब हम क्या है, जयपोल की ओर आते हैं तो शहर हमें क्या है, बहुत नीचे दिखाई देता है। मतलब क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा कि शहर के बीचों बीच, शहर के मध्य में यह क्या है, 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर है। तो जब कह रहे हैं कि हम जयपोल में आते हैं, तब तक हमें क्या दिखाई देता है, शहर बहुत नीचे, और हम क्या है, बहुत ऊपर आ जाते हैं, और हम काफी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य और मनोरम दृश्य यहाँ से बड़ा ही मन भावन दिखाई देता है। जो क्या है, दोपहर के समय रेगिस्तान में क्या है, धूप चमकती हुई दिखाई देती है चांदनी की तरह, क्योंकि धूप में यह रेत क्या है, चमकती है, तो इसलिए वो चांदनी की तरह दिखाई देती है, जिससे पूरा शहर क्या है, बड़ा सुंदर और चमकीला, मन को लुभाने वाला ऐसा दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक रूप में बनाए गए हैं।
और यह जो द्वार बनाए गए हैं, यह जोधाजी ने क्या है अपने वंशजों के प्रतीक के रूप में, प्रतीक यानी चिन्हों के रूप में बनाए गए हैं। कौन से? जयपोल, लोहपोल और फतेह। द्वारों की दीवारों पर जोहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह भी बने हैं। जो ये द्वार है, इन द्वारों पर जो जोहर यानी जो राजा युद्ध में क्या है मर जाते थे या हार जाते थे, तो उस समय राजपूत स्त्रियां क्या करती थी, जो दहकती हुई चिताएं होती थी, उन चिताओं में क्या है वह जल जाना ही पसंद करती थी। तो ऐसी वीरांगनाओं के वहां पर क्या है हस्त चिन्ह, मतलब हथेलियों के चिन्ह है। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन है, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतेह महल और रानी सागर आदि। कहीं बैठक खाना, तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आमे, तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पर क्या है, दुर्ग के अंदर ऐसे अलग अलग उन्होंने क्या है महल बताए गए हैं। तो आज हमने इस पाठ के अंदर जोधपुर और जोधपुर के बाद हम क्या है उम्मेद भवन, मंडोर गार्डन और साथ ही साथ हमने क्या है कि जो मेहरनगढ़ है उस गढ़ की जानकारी इस पाठ में यहाँ तक ली है। इसके आगे का पाठ हम क्या है अगली तासिका में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।